नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी में ईरान के किसी भी द्वीप पर हमला किया गया तो वो अपना संयम खो देगा। ईरान की संसद स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीवाफ ने धमकी दी है कि ऐसे हमले की स्थिति में फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से लाल हो जाएगी। गलीवाफ ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट में लिखा, वतन या मौत, ईरान के द्वीपों की जमीन पर किसी भी तरह का हमला हमारा संयम खो देगा। अमेरिका के सैनिकों का खून डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विशेष रूप से खर्ग द्वीप पर ध्यान दिया जा रहा है, जो ईरान के कच्चे तेल के लगभग 90% निर्यात के लिए रणनीति रूप से अहम है। अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करने पर विचार कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1988 में भी खर्ग द्वीप पर हमले की इच्छा जाहिर की थी। ईरानी चेतावनी और अमेरिकी पूर्व रुख के बीच मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है। वहीं मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मल्लूपुरा क्षेत्र की बताई जा रही है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है। जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो ने कई लोग आपस में लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। मामले की जानकारी लेते ही पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और इनमें शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा में ईरान इजराइल युद्ध के बीच गैस सिलेंडरों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लग रही है। सरफराबाद स्थित राजेश गैस एजेंसी के बाहर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और गैस की संभावित कमी की खबरों के चलते लोग पहले से ही सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे एजेंसी के बाहर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। फिलहाल गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों के कारण लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे पिताजी का ज्ञान, जो वो 55 साल से काम कर रहे हैं, ये उनकी दी हुई शिक्षा। जैसे कि पहले हम लोग अंगीठी वगैरह ही चलती थी, तो वापस वही से फिर वही पैटर्न आ रहा है। कस्टमर को वही टेस्ट मिलेगा वापस से। ऐसा क्या किया? सिलेंडर को लेके चिंतित नहीं, सिलेंडर नहीं किया। सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई हमारे यहाँ, महामारी सी हो गई कि अब सिलेंडर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। उस टेंशन से तो बाहर आना पड़ेगा ना। तो हमारे पास तो ऑप्शन है, हम पहले ही बाहर आ गए। हमने अंगीठियाँ लगा ली, भट्टियाँ जो पहले चलती थी वापस वही रिफिल कर ली अपनी, और वापस हम अपना वही पुराना टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। मैदान में कूद चुके हैं हम अपने, और टेस्ट के साथ बहुत बेस्ट है। आज पहला दिन था हमारा, अब आगे से ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अमूमन देखा जा रहा है इंडिया में कई जगह रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए हैं, कई जगह होटलों में भीड़ भी नहीं है, ग्राहक नहीं पहुंच रहा है। लोग मानसिक तौर पर कमजोर हैं। हमारे पापा 55 साल से कर रहे हैं और लगभग 25 से 30 साल मुझे भी हो गए, तो हम लोग मानसिक तौर पर मजबूत हैं। अगर अपना काम है तो तरीका तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना, दूसरा तो कोई तरीका निकालेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग देखें, आप मुस्कान है। सिलेंडर को देखा हुआ है बिल्कुल परमानेंट, और परमानेंट अब ठीक भी हो जाती है स्थिति। सिलेंडर को बाय बाय है हमारी तरफ से, अब हम गैस यूज नहीं करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में भी गैस की किल्लतों का असर अब होटलों और ढाबों पर भी दिखाई देने लगा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कई होटलों ने दोबारा कोयले की अंगीठी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाए जाने के बाद होटल संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर समय पर नहीं मिलने के कारण खाना बनाने के लिए अब पारंपरिक तरीके से अपनाए जा रहे हैं।
शहर के शिव वैष्णव होटल भी गैस सिलेंडर ना मिलने के कारण कोयले की अंगीठी पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। होटल संचालकों का कहना है कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बाद गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे ये स्थिति बनी हुई है। होटल मालिकों के अनुसार पहले जहां कमर्शियल सिलेंडरों से काम आसानी से हो जाती थी, वहीं गैस की कमी के कारण पुराने तरीके पर लौटना पड़ रहा है। इससे काम ज्यादा समय और मेहनत ज्यादा लग रही है। वहीं नोएडा में गैस सिलेंडर ना मिलने से नाराज लोगों ने सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर जाम लगा दिया है। बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर ना मिलने की शिकायत लेकर सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं कराई, फिर भी उनके नंबर पर सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज दिखाया गया है। इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। इसी को लेकर सड़कों पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि JRVP भारत गैस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं को गैस ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी भी हो रही है और प्रति किलो गैस 300 से 400 रुपये तक बेची जा रही है। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन द्वारा जाम खुलवाने की कोशिश जारी है ताकि यातायात समन्वय हो सके। वहीं थाना भवन में जिला पंचायत सदस्य नीरज मोनपाल सैनी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर और जोरदार नारे के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकता से संभव है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य नीरज मेनपाल सैनी ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पूरे मामले में उत्साह और भाईचारे का वातावरण देखने को मिला। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये गैंग सोलर स्पाइडर नामक थर्ड एक्टर से जुड़ा हुआ है और कोऑपरेटिव बैंकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह करीब 60 से 80 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की योजना बना चुका है। आरोपियों ने गुजरात स्थित एक कोऑपरेटिव बैंक से अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली थी। आरोपी वीकेंड के दौरान बैंकिंग ट्रांजैक्शन का फायदा उठाकर सिस्टम की कमजोरी का लाभ उठाते थे। ठगी की रकम मूल्य खाते में ट्रांसफर कर क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजने की योजना बनाई जाती थी। पुलिस की सतर्कता के चलते संबंधी बैंकों को अलर्ट कर कई करोड़ रुपए की संभावित ठगी को रोक लिया गया। जांच में आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए, जिसके तार नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े बताए जा रहे। ये कार्रवाई नोएडा साइबर क्राइम थाना नॉलेज पार्क और मेरठ जोन की साइबर कमांडो की टीम संयुक्त कार्रवाई ने की है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते थाना साइबर क्राइम, थाना नॉलेज पार्क और मेरठ जोन के साइबर कमांडो की संयुक्त टीम ने थ्रेट एक्टर सोलर स्पाइडर के एक मॉड्यूल को बस्ट किया और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि थ्रेट एक्टर सोलर स्पाइडर का एक मॉड्यूल पिछले सप्ताह सक्रिय हो गया है और आने वाले 2 सप्ताह में करीब 60 से 80 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हुए म्यूट खातों के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत से विदेश भेजने की तैयारी कर रहा था। जब मॉड्यूल को बस्ट किया गया, गिरफ्तार किए हुए अभियुक्तों ने बताया कि 7 मार्च को ही उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे और अब तक वो करीब 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके थे। ये सूचना मिलने पर तत्काल रूप से I4C को और संबंधित बैंकों को सूचना दी गई ताकि आगे होने वाले ट्रांसफर्स को रोका जा सके और इस धनराशि को बचाया जा सके। जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि इन अभियुक्तों के तार नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में अन्य जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
वहीं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 8 महीने के मासूम बच्चे का अपहरण होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने बच्चे को लालच देकर अपने साथ ले जाकर फरार हो गई। पुलिस ने मात्र 2 दिन में ही ये मामला सुलझा लिया। जानकारी के अनुसार 9 मार्च को खजूरी खास थाने में 45 वर्षीय पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके अनुसार शाम करीब 4:30 बजे लगभग 35 साल की एक महिला उसके पास आई और खाने का लालच देकर बच्चे को अपने साथ ले गई। फिर दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य सुरागों की मदद से पुलिस आरोपी महिला तक पहुंची। रूपनगर इलाके में दबिश देकर 30 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया और बच्चा सुरक्षित बरामद किया गया। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। उसकी निशानदेही पर उसका पति पवन भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित उसकी मां के हवाले कर दिया। इससे 2 दिन की तेजी से हुई कार्रवाई से हर तरफ से सराहना हो रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले के आगे की जांच कर रही है ताकि अपहरण के मकसद का पता लगाया जा सके। वहीं लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव अनियमित ध्वनित कर दिया गया है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में कई बार हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मतदान के लिए सभी सांसदों को सीट पर लौटने का निर्देश दिया। ध्वनिमत के बाद प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है और अध्यक्ष का कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा। कुल 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन मतदान में ये प्रस्ताव गिर गया। ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को एक सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहां अजीब दृश्य खड़ा हुआ है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अब किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश में गैस संकट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर और लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में न केवल घरेलू एलपीजी के दाम बढ़े हैं, बल्कि कॉमर्शियल गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। डिंपल यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सामने आ रही समस्याओं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सांसद ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल उद्योग के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को भी गैस की कमी और बढ़ी कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब कालाबाजारी जैसी घटनाएं शुरू हो गई तो सरकार
को इसका त्वरित समाधान निकालना होगा। डिम्पल यादव ने सवाल उठाया कि इस गंभीर संकट का हल कैसे निकाला जाए और आम जनता और व्यवसायों को राहत कब मिलेगी। सांसद ने ये भी कहा कि स्थानीय स्तर पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। उनके बयान से राज्य में एलपीजी आपूर्ति और कीमतों को लेकर राजनीति और सामाजिक चर्चा तेज हुई है। अगर हम यूपी में देखेंगे, यूपी में गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जहां केवल एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं, कमर्शियल गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, और वहीं जो किल्लत और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह की असुविधा उद्योग में भी हो रही है, रेस्टोरेंट बिजनेस में हो रही है, होटल बिजनेस में हो रही है, घरेलू एलपीजी में भी जहां दिक्कतें आ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, और जहां ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो हल क्या निकालेगी सरकार। आज पेट्रोलियम मिनिस्टर अपना वक्तव्य भी रखने वाले हैं अभी, इस तरीके की बात है क्या स्थिति है उसके ऊपर। क्या स्थिति हम सभी जानते हैं कि एलपीजी के दाम बढ़े हैं, चाहे घरेलू गैस हो चाहे कमर्शियल गैस हो, सबके दाम आखिरकार क्यों बढ़ा दिए सरकार ने। और यही नहीं, साथ में जो प्लेन टिकट्स हैं इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। जो टिकट 10,000 की थी आज वो 30,000 की आ रही है, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है, और कॉमन आदमियों के कंधों पे ये क्यों आ रहा है, बोझ क्यों दे रही है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब संघर्ष का समय हो तो हमको एक साथ होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हल आपको निकालना है, सरकार में आप बैठे हैं तो आप ही ये बताएंगे कि हल आप क्या निकालेंगे, आपकी क्या तैयारी है युद्ध को लेकर। या आप तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे और 2 हफ्तों में आपकी निर्भरता चली गई कहां से कहां। अगर हम बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र के रविंद्र नगर स्थित प्रायागो इंटर कॉलेज में एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना में 15 वर्षीय छात्र कृष्ण अग्निहोत्री घायल हो गया है और परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कृष्णा ने बताया कि वो कक्षा 9 का छात्र है और उसका भाई देव अग्निहोत्री भी उसी स्कूल में पढ़ता है। भाई से क्लासरूम में पूछने के दौरान शिक्षक भागवत सरन गुस्से में आ गए और उसके पेट में घूसा मार दिए। इसके बाद छात्र की तबीयत बिगड़ गई। छात्र की मां लवली अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने बेटे को गंभीर रूप से पीटा, जिससे पेट में तेज दर्द हो गया। दूसरी ओर शिक्षक भगवत सरन ने आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने केवल डांटा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि छात्र के पेट की समस्या पहले से ही थी और परिजनों ने उनके साथ मारपीट करने आए थे। जिला अस्पताल के डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि छात्र के पेट दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुआ है, उसका इलाज जारी है और शरीर की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बदायूं के मूसा झाग थाना क्षेत्र के सोजनी बायोगैस पेट्रोलियम प्लांट में एक पूर्व कर्मचारी के दिन दहाड़े डबल मर्डर कर दिया गया। आरोपी पोलेडर ऑपरेटर था, उस पर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को भी गोली मारने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को निकालने को लेकर पहले से ही आरोपी और अफसरों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के बाद हड़कंप मच गया और जिले के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। थाना मूसा झाग के सैजनी में HPCL का एक प्लांट है, जहां पर जो यहाँ के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा मीटिंग की जा रही थी ऑफिस में। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पहले वेल्डर का काम करता था, बाहर कर दिया गया था। उसके द्वारा आकर फायर किया गया, जिस पर 2 लोगों को गोली लगी। तत्काल जो है इनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना मूसा झाग के फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे डेली 24 भारत। नमस्कार।